जरा सोचिए, 100 से ज्यादा लोग अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर बंधक बना लिए गए हैं। उनके बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। ये कहानी है इतिहास के सबसे ऑडेशियस, सबसे डेयरिंग रेस्क्यू मिशंस में से एक की, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। साल था 1976 और इजराइल के सामने यही नामुमकिन सा सवाल खड़ा था। सवाल ये था कि घर से 4000 किलोमीटर दूर दुश्मन के इलाके में फंसे 100 से ज्यादा लोगों को आखिर कैसे बचाया जाए। तो कहानी शुरू होती है 27 जून 1976 को एयर फ्रांस की एक बिल्कुल आम सी लगने वाली फ्लाइट से। जाहिर है उस फ्लाइट में बैठे किसी भी यात्री को ये अंदाजा नहीं था कि उनका ये सफर एक भयानक अंतर्राष्ट्रीय संकट का रूप लेने वाला है। और ये सब शुरू हुआ एथेंस में एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली सुरक्षा चूक से। सोचिए, बस एक टूटा हुआ मेटल डिटेक्टर, और उसी का फायदा उठाकर 4 हाईजैकर्स पिस्टल और ग्रेनेड के साथ फ्लाइट में चढ़ गए। एक छोटी सी गलती जिसके नतीजे बहुत भयानक होने वाले थे। देखिए, ये कोई आम अपराधी नहीं थे, ये 2 अलग अलग गुटों का एक गठबंधन था। एक तरफ जर्मनी के रेवोल्यूशनरी सेल्स के लोग और दूसरी तरफ फिलिस्तीन के PFP-EO के सदस्य। इनका मकसद एक ही था, अपने जेल में बंद साथियों को छुड़ाना, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। तो फ्लाइट लीबिया में रीफ्यूलिंग के बाद पहुंचती है युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर, और जैसे ही प्लेन वहां लैंड हुआ, मामला और भी ज्यादा बिगड़ गया। अब ये सिर्फ एक हाईजैकिंग नहीं रही थी, ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्राइसिस बन चुका था। और पता है मामला क्यों बिगड़ा? क्योंकि एंटेबे में इन हाईजैकर्स को खुला सपोर्ट मिला, वो भी युगांडा के तानाशाह राष्ट्रपति ईदी अमीन का। अब ये कुछ अपराधियों का गुट नहीं था, बल्कि ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड हॉस्टेज सिचुएशन बन गई थी। उनकी मांगें भी सीधी और बड़ी थीं, 53 उग्रवादियों की रिहाई और साथ में $5 मिलियन की फिरौती। और इजराइल को एक डेडलाइन दे दी गई, 1 जुलाई दोपहर 2 बजे। वक्त तेजी से निकल रहा था, और फिर टर्मिनल के अंदर एक बहुत ही डरावनी चीज हुई। हाईजैकर्स ने बंधकों को अलग करना शुरू कर दिया। जिनके पास इजरायली पासपोर्ट थे या जो यहूदी थे, उन्हें एक तरफ कर दिया गया, बाकी नॉन इजरायली यात्रियों को छोड़ दिया गया। ये एक बहुत ही क्रूर कदम था, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती भी साबित हुआ। अब उधर इजराइल में सरकार के अंदर एक जबरदस्त बहस छिड़ी हुई थी। क्या आतंकवादियों से बात करनी चाहिए, उनकी मांगें मान लेनी चाहिए, या फिर एक बेहद जोखिम भरा मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहिए? ये बहस थी प्रधानमंत्री यित्साक राबिन और रक्षा मंत्री शिमोन पेरेस के बीच। राबिन का कहना था कि नागरिकों की जान बचाने के लिए बातचीत करनी चाहिए, पॉलिसी के लिए उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। वहीं पेरेस का तर्क था कि अगर आज हम आतंकवादियों के आगे झुके तो कल ऐसे और हमले होंगे, ये हमारी कमजोरी दिखाएगा। तो एक तरफ जहां ये राजनीतिक बहस चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ इजराइल की सेना और खुफिया एजेंसी के टॉप अधिकारी पर्दे के पीछे एक बहुत ही सीक्रेट प्लान पर काम कर रहे थे। एक ऐसा प्लान जो सुनने में ही नामुमकिन लगता था, इतना ऑडेशियस, इतना रिस्की कि कोई उसे पागलपन ही कहता। याद है, हाईजैकर्स ने नॉन इस्राएली बंधकों को छोड़ दिया था। बस वहीं उनसे गलती हो गई। जैसे ही वो लोग रिहा हुए, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने उनसे एक एक डिटेल निकलवाई। हाईजैकर्स कितने हैं, उनके पास हथियार क्या हैं, टर्मिनल के अंदर का माहौल कैसा है। ये जानकारी सोने जैसी कीमती थी। और फिर किस्मत ने भी साथ दिया। एक बहुत बड़ी कामयाबी तब मिली जब पता चला कि एंटेबे एयरपोर्ट का जो टर्मिनल था, उसे एक इजरायली कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ही बनाया था, और उनके पास उस बिल्डिंग के सारे ब्लूप्रिंट्स मौजूद थे। बस फिर क्या था, इजराइल ने उन ब्लूप्रिंट्स की मदद से टर्मिनल का एक हूबहू रेप्लिका बना लिया ताकि मिशन की प्रैक्टिस की जा सके। तो ये जो प्लान बना, जिसका नाम था ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ये अपने आप में कमाल था। सोचिए, 4 बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन 4000 किलोमीटर तक रडार की नजर से बच के उड़ेंगे, फिर रात के अंधेरे में दुश्मन के एयरपोर्ट पर चुपचाप लैंड करेंगे, एक नकली गाड़ियों का काफिला बनाकर टर्मिनल तक पहुंचेंगे और फिर धावा बोल देंगे, और जाते जाते युगांडा के लड़ाकू विमानों को भी तबाह कर देंगे ताकि कोई पीछा न कर सके। और फिर वो रात आई, 3 जुलाई की रात, जब सब कुछ दाव पर लगा था। इस मिशन की कामयाबी या नाकामी पर 100 से ज्यादा जिंदगियां टिकी थीं। इस पूरे प्लान का सबसे जीनियस हिस्सा था एक धोखा। इजरायली कमांडोज एक काली मर्सिडीज गाड़ी और कुछ लैंड रोवर्स में एयरपोर्ट पर उतरे।
बिल्कुल वैसा ही काफिला जैसा युगांडा के राष्ट्रपति ईदी अमीन इस्तेमाल करते थे। आइडिया ये था कि गार्ड्स को लगेगा कि अचानक प्रेसिडेंट अमीन आ गए हैं और कोई उन्हें रोकेगा नहीं। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, मिशन से ठीक 2 दिन पहले ईदी अमीन ने अपनी काली मर्सिडीज बदलकर एक सफेद गाड़ी ले ली थी। ये छोटी सी डिटेल इजरायली इंटेलिजेंस को नहीं पता थी। जैसे ही युगांडा के गार्ड्स ने काली मर्सिडीज देखी, वो सतर्क हो गए। उन्होंने गाड़ी रोकने की कोशिश की और प्लान के शुरू होने से पहले ही गोलियां चल गई। उस गोलीबारी और अफरा तफरी में सिर्फ एक इजरायली कमांडो शहीद हुआ और वो थे उस यूनिट के कमांडर योनाथन नेतन्याहू। उन्होंने अपने लोगों को बचाने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी। उस केओस के बीच भी कमांडोज ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लग रहा था। उन्होंने टर्मिनल से 102 बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये वाकई में हिम्मत और उम्मीद की एक शानदार जीत थी। और ये पूरा ऑपरेशन, आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 53 मिनट में पूरा हो गया। मतलब लैंडिंग से लेकर वापस टेक ऑफ करने तक सिर्फ 53 मिनट। तभी तो इसका नाम ऑपरेशन थंडरबोल्ट था। बिल्कुल बिजली की तेजी से हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एंटेबे रेड का असर पूरी दुनिया में महसूस किया गया। इसने अपने पीछे बहादुरी की एक मिसाल तो छोड़ी, लेकिन साथ ही कुछ विवाद भी खड़े किए। एक बेहद दुखद बात ये हुई कि 74 साल की एक बंधक डोरो ब्लॉच रेड के वक्त टर्मिनल में नहीं थी। उन्हें तबीयत खराब होने की वजह से पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में बदले की आग में जल रहे ईदी अमीन ने उनकी हत्या का आदेश दे दिया। इस मिशन की विरासत आज भी जिंदा है। इसे बाद में शहीद कमांडर के सम्मान में ऑपरेशन योनाथन नाम दिया गया। योनाथन नेतन्याहू की बहादुरी इजराइल में एक मिसाल बन गई और इसने उनके छोटे भाई बेंजामिन नेतन्याहू को राजनीति में आने के लिए बहुत प्रेरित किया। और आज भी ये मिशन दुनिया भर की स्पेशल फोर्सेस के लिए सबसे साहसी ऑपरेशनों में से एक माना जाता है। और आखिर में ये ऑपरेशन एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या एक देश को अपने नागरिकों की जान बचाने के लिए किसी दूसरे देश की संप्रभुता का उल्लंघन करने का हक है, भले ही हालात कितने भी गंभीर क्यों न हो? एंटेबे में जो हुआ वो एक जबरदस्त कामयाबी थी, लेकिन इसने एक मुश्किल बहस भी छेड़ दी। वो लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब आज भी नहीं है।